गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय लाइव। आप सबका मेरे लाइव में स्वागत है। जो बताया था इंडिया और चाइना की पूरी मैंने आपको क्या बताई थी, हिस्ट्री बताई थी कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या क्या रिलेशन है। मैंने बताया था 1947 में हमारा देश आजाद होता है और 1949 में कौन आजाद होता है, चाइना आजाद होता है। और एक सुगाली करके संधि हुआ करती थी, वो भारत और नेपाल के बीच में क्या करती है, सीमा तय करती है। उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक सिमला समझौता हुआ था 1914 में, उसमें भारत और चीन की सीमा रेखा क्या की गई थी, तय की गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, उस सीमा रेखा को हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। चाइना हमेशा से डिनाई करते रहा है कि मैकमोहन रेखा सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त दोनों देश क्या नहीं थे, आजाद नहीं थे। इस कारण शिमला समझौता को क्या करता रहा है, कट करता रहा। ये बात अपन एक दिन एक वीडियो लेके आया था, उसमें मैंने पूरा हिस्ट्री बताया था, 1962 का युद्ध बताया था और भी चीजें, तो वो मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां से देखिएगा। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या चीज हुई है। चलिए, काफी लोग जुड़ चुके हैं। एक बार आप प्लीज, प्रेम डोगिया, लादूराम जखड़, एवरीवन वेलकम, प्लीज एक बार आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं और फिर हम अच्छे से क्या कर सकें, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। प्लीज शेयर कीजिए एक बार। चलिए, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बैठक की है और उस बैठक में उन्होंने किससे मुलाकात की उसके बारे में बात करेंगे। आपको नाम बताते हैं। एक तो हमारे एनएसए हैं। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोभाल नाम है उनका। आपने कभी उनको देखा भी होगा टीवी में, जब 370 हटी तब कश्मीर में उन्होंने काम करते हुए आपने देखा होगा। एनएसए कहते हैं उनको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं, और उनका नाम अजीत डोभाल है। एक तो उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। एक व्यक्ति और है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करके एक अधिकारी विपिन रावत, जो अभी हाल ही में यह पद सर्जित किया गया था, उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात की। किस बात की वो भी बताएंगे। चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर इन तीनों से मिलकर के बात की। आप एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़े। अभी आज कम लोग जुड़े, आपने थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाए, फिर हमारी बातचीत। चलिए, और किससे मिले हैं, जो हमारी 3 आर्म फोर्सेज हैं। कौन सी आर्म फोर्सेज में कौन कौन आती है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना। उनके जो प्रमुख हैं उनसे भी किसने बात की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। अगर आर्मी के जो हम मुखिया है उनकी बात करें, हु इज द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, तो मुकुंद नरवणे हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। एयरफोर्स चीफ की बात करें, इन एयरफोर्स के जो मुखिया है आरकेएस भदौरिया, उनसे भी उन्होंने क्या की है, बात की है। और नेवी के जो हमारे मुखिया हैं उनका नाम है करमवीर सिंह। इन तीनों से तो कितने लोग हैं, टोटल 5 लोगों से की। और ये जो मैंने पद बताए, ये पद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन फिर से बता देता हूं आपको, एनएसए कौन है, अजीत डोभाल है। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये सारी एडवाइस देते हैं जब नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित। देखो, अभी चाइना हमारे बॉर्डर पे कुछ विवाद करे, इसका मतलब नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, तो उनसे क्या ली जाएगी, सलाह ली जाएगी। चलिए, एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़े। ऐसे आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। एक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये अभी किया गया है, ये अभी पीछे 2018 में ये पद सर्जित किया गया था। पूरी तीनों सेनाओं को क्या करने के लिए एक साथ एकजुट तरीके से काम कर सके ताकि विवाद नहीं हो, इसको लेकर के। और कौन है, विपिन रावत पहले कौन है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी हमारे डिफेंस जो स्टाफ है उसके पहले व्यक्ति है। इसके बाद बात करें तीनों सेनाओं की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी के जो मुखिया हैं उनका नाम आपको क्या रखना है, याद रखना है, मुकुंद नरवणे। और इसके अलावा एसके भदौरिया जो है, वो आरकेएस भदौरिया जो है, वो हमारे क्या है, वायुसेना चीफ है। और इसके अलावा जो नेवी के चीफ है वो हमारे कौन है, वो है करमवीर सिंह। ये तीनों से मीटिंग हुई है, किसको लेकर के, चाइना और भारत के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर के। चलिए, अब बात करते हैं चाइना और भारत के डिस्प्यूट। कोविड-19 की वजह से चाइना ने, कोविड-19 आप जानते हो वहां से शुरू हुआ, तो चाइना ने इसका फायदा उठा करके क्या करना शुरू किया, आसपास के एरिया, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे हांगकांग हो, या फिर साउथ चाइना सी हो, यानी दक्षिण चीन सागर हो, उनमें क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, वहां अपना अग्रेशन बढ़ा रहा है। उस अग्रेशन का कारण क्या, पहले वो जानते हैं। चलिए, आपको मैं अग्रेशन का कारण बताऊं, आप एक बार शेयर तो कीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें। आज आपने बहुत कम लोगों को जोड़ा, आई होप, मैं तो कल से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। चलिए जोड़िए, अभी भी जुड़ सकते हैं लोग, आप जोड़िए एक बार, शेयर कीजिए। चलिए, अब बात करते हैं कारण क्या है। अभी क्या हुआ, कोविड-19 बीमारी चाइना के वुहान शहर से आई। ये आपको नाम याद रखना है, कई बार पूछा जाएगा एग्जाम आपको, वुहान शहर से। तो पूरी दुनिया एक तरफ और चाइना एक तरफ, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो यानी यूरोपीय देश हो, चाहे वो यूएसए हो यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो यानी अमेरिका हो, या फिर इंडिया हो या कितने भी हो, सबने ब्लेम किया कि ये वायरस चाइनीज वायरस है और ये वहां से आया है। कोविड-19 की बात करें तो इस बात को लेकर के चाइना पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया। इस बात से चाइना परेशान होकर के क्या कर रहा है, आपके पड़ोसी देश, चाहे वो ताइवान या फिर हांगकांग, वो उसका हिस्से हैं, वो उसके बारे में बात करूंगा आज, ताइवान और हांगकांग के बारे में भी, उनके ऊपर भी वो कर रहा है। साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर है प्रशांत महासागर में, उसके ऊपर छोटे छोटे द्वीप हैं, उन पे भी अधिकार करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा और भी ऐसी क्षेत्र हैं जहां पे चाइना भारत के साथ विवाद लेकर कर रहा है। तो उसका कारण यह है कि उसको अकेला पड़ गया है। और जब इंडिया जैसे लोग यूएसए का साथ देते हैं
या फिर यूरोपियन कंट्रीज का साथ देते हैं तो वो इसके खिलाफ ऐसी नीति अपनाता है। तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन सब साथ मिलकर बात की है कि हमें अपनी स्थिति का जायजा लेना है कि कहीं चाइना इस चीज वॉर के लिए तो तैयार नहीं हो रहा है। इस चीज को लेकर के ये क्या हुई है, यहाँ पे कहां पे विवाद है, एक तो लद्दाख में विवाद है। मैंने एक झील का नाम बताया था, आप जल्दी से बताना है भारत और चीन के बीच में कौन सी झील को लेकर के विवाद है, ये मेरा सवाल है। मैं एक पहले वीडियो लेके आया था, उसमें मैंने बता दिया था झील के बारे में, तो आप जल्दी से आंसर दीजिए कौन सी झील को लेकर के यहाँ पे विवाद है। एक बार आप शेयर कीजिए, 50 तो कीजिए आप, आज काफी कम शेयर किया, आप एक बार शेयर कीजिए। इसके अलावा सिक्किम में एक नाथुला दर्रा है, उसको लेकर के क्या चल रहा है, भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर भी लेकर के विवाद चल रहा है। तो उन सब विवादों को चाइना क्या है परेशान है, तो भारत ने इसकी क्या की है, रिव्यू मीटिंग की है। पहले जो बातें हुई थी डिविजनल स्तर पर, जब कभी भी इस प्रकार के सेनाओं के बीच में क्या होते हैं, विवाद होते हैं, तो उसकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ज्यादा सफलता नहीं प्राप्त हुई। इस वजह से क्या हुआ है, जो चाइना है, भारत के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इन तीनों चीफ स्टाफ के साथ मिलकर के बात की है। भारत ने अभी तक चाइना को टोटली पब्लिक की आके ये ब्लेम नहीं किया है कि आप चाइना हमारे ऊपर ऐसे कर रहा है या बॉर्डर पे डिस्प्यूट पैदा कर रहा है, लेकिन चाइना ने जरूर पब्लिकली कह दिया है कि भारत ऐसा क्या कर रहा है, डिस्प्यूट पैदा कर रहा है। तो इस वजह से भारत अभी क्या कर रहा है, अभी तक सेफ गार्ड में चल रहा है। एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग क्या कर सकें, जुड़ सकें प्लीज। चलिए अब बात करते हैं चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम शी जिनपिंग है। उनका नाम क्या है, शी जिनपिंग। उन्होंने भी मीटिंग की है, जैसे हमारे तरफ से मीटिंग उधर उधर मीटिंग हुई। देखिए हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति दो होते हैं, वहां पे क्या नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, वहां पे सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। 10 साल बाद उनके चुनाव होते हैं और वहां पे क्या एक पार्टी होती है, यानी हमारे देश में अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ सकती है, अलग अलग लोग चुने जा सकते हैं। वहां क्या सिर्फ एक पार्टी का ही शासन चलता है। हम एक तरह से राजतंत्रात्मक व्यवस्था कह सकते हैं जो चाइना में पाई जाती है, जहां प्रेस पर बहुत ज्यादा क्या होता है, दवा प्रेस का मतलब होता है मीडिया वगैरह पर अभिव्यक्ति की आजादी बहुत कम होती है। इस वजह से इस चीज की ध्यान, एक बार शेयर कीजिए आप ताकि और लोग जुड़े। अब उन्होंने जो शी जिनपिंग है वो वहां की क्या है, राष्ट्रपति। एक चीज और बताओ, तीनों सेनाएं जो हमारी है, इन तीनों सेनाओं का मैंने अलग अलग आपको मुखियाओं के नाम बताए। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, इन तीनों सेनाओं का एक मुखिया जो होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, यानी जो हमारे कोविंद रामनाथ कोविंद जी है वो क्या है, आपके इसके मुखिया होते हैं। तीनों सेनाओं का संयुक्त मुखिया कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 352 के तहत अगर कभी भी आपातकाल लगता है और किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति का आदेश ही क्या होता है, मान्य होता है। राष्ट्रपति जब तक आदेश नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा, देश हमारी सेनाएं किसी देश के साथ युद्ध नहीं करेगी। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। देखिए 1976 से पहले ये वहां ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या करेंगे, युद्ध की घोषणा कर सकते हैं अगर आंतरिक अशांति है। फिर 1976 में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी। तो 1978 में जो जनता सरकार आई मोरारजी देसाई की, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। अगर आपको याद हो तो आज 29 मई है और आज उनका पुण्यतिथि है। उसके बारे में भी बात करें, चरण सिंह हमारे किसानों के मसीहा, आपने फेसबुक पोस्ट वगैरह भी देखी होगी। तो उनको तो चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई वो एक संविधान संशोधन लेके आए जिसको हम 44वां संविधान संशोधन कहते हैं। उसमें अनुच्छेद 352 में ये लिख दिया गया कि जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होता है तब तक क्या नहीं किया जा सकता है, देश में इमरजेंसी लागू नहीं की जा सकती है। तो भारतीय सेनाएं जब तक भारत का राष्ट्रपति क्या नहीं करेगा, लिखित रूप से, यानी मंत्रिमंडल लिखित रूप से लिख के नहीं देगा, तब तक वो क्या नहीं कर सकता है, सेनाएं क्या नहीं कर सकती, किसी देश के साथ युद्ध नहीं कर सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लिखित मंत्रिमंडल की। और मंत्रिमंडल शब्द है वो पहली बार भी इसी एकमात्र अनुच्छेद है, पूरे 395 अनुच्छेद में से एकमात्र अनुच्छेद जिसमें मंत्रिमंडल का जिक्र है वो है अनुच्छेद 352, कैबिनेट के बारे में बात की गई है। देखिए इतनी अच्छी जानकारी दे रहा हूं आपको, एक बार आप शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं और हम क्या जुड़ सकें, और लोगों से ज्यादा जुड़ सकें। आज लाइव फुल स्क्रीन पर नहीं है, मैं फुल स्क्रीन पे नहीं हूं मैं। चलिए मैं कैमरा चेंज कर देता हूं आपके लिए। चलिए आप ऐसा करते हैं, अब आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। अभी आपको सही तरीके से दिख रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं, अब आप शेयर कीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि चाइना के क्या किया है। चाइना ने बैटल प्रिपेयर्डनेस का अर्थ होता है युद्ध के लिए क्या कर रहा है, चाइना तैयारी कर रहा है। जो जी जिनपिंग है वो किससे मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं PLA से, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइनीज आर्मी का नाम होता है, चाइनीज आर्मी का नाम क्या है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये चाइनीज आर्मी का क्या है, नाम है। उससे उन्होंने मीटिंग की है और उन्होंने देखा है कि भारत जो है, भारत की क्या तैयारी चल रही है, उसके खिलाफ आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस वजह से ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, पड़ा है, अलग थलग पड़ा हुआ है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। अब थोड़ा सा हम जानते हैं और चीजों के बारे में जो किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक आज वो जियो पॉलिटिक्स है। हम अलग अलग देशों के बारे में बात करेंगे। आप एक बार शेयर कीजिएगा। चलिए अब अगर अपन बात करें
तो यहां पे बात ये आती है कि इंडिया और चाइना के बीच में 2017 में एक और विवाद हुआ था और वो विवाद का नाम है डोकलाम विवाद। वेलकम ऑल व्यूअर, थैंक यू केशवराम जी, सारण थैंक यू। अभी आप एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़े अच्छे से बात कर पाए, ठीक है, एक बार शेयर कीजिए प्लीज। अब देखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो विवाद चला, डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद कहां पर है? डोकलाम जो है ये एक पठार है, एक प्लेट्यू है, कहां पर? भूटान और चीन और भारत के ट्राई जंक्शन पे। ट्राई जंक्शन कहते हैं तीनों देशों की जहां पे सीमा लगती है। अब चाइना ने इसके ऊपर अधिकार करने की कोशिश की 2017 में, भारत ने इसका विरोध किया, भूटान ने भी इसका विरोध किया, इस वजह से विवाद हुआ। उसके बाद से विवाद नहीं हुआ। अभी जब 2020 में ये कोविड-19 आया तो इसके बाद क्या करना शुरू हो गया? ये विवाद बढ़ना शुरू हो गया। किसकी तरफ से अग्रेशन दिखाया गया? अग्रेशन पहले चाइना की तरफ से। चाइना के जो ट्रूप्स थे उनमें जो पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग किसे कहते हैं? देखिए मान लो ये भारत और चाइना की क्या है, बॉर्डर है, इस तरफ जो है वो भारत है, इस तरफ मान लो चाइना है, तो उसके किनारे किनारे क्या होंगे? सैनिक बंदूक के लिए और अपनी गाड़ियां या ऊंट, जो अगर रेगिस्तान में तो ऊंट लिए, वो क्या करते हैं? इधर उधर क्या लगाते रहते हैं? गश्त लगाते रहते हैं, ताकि चाइना की तरफ से कोई एंटर नहीं हो और इंडिया की तरफ से उधर कोई एंटर नहीं हो। इसको गश्त लगाना कहते हैं। तो दोनों देशों की तरफ से क्या लगाते हैं? गश्त लगाते हैं। एक बार शेयर कीजिए आप ताकि और लोग जुड़े। तो वो जब गश्त लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो पेट्रोलिंग के दौरान डेली क्लास है क्या? हाँ डेली क्लास आती है, 8 बजे आती है, टाइमिंग 8 बजे है। आप एक बार शेयर कीजिए। अब देखिए आप, मैं आपको बात, पेट्रोलिंग क्या होगा? वो सैनिक को क्या होंगे? सेना के जो हमारे जो बॉर्डर है उसके किनारे किनारे चलेंगे। चाइना ने हाल ही में क्या किया है, पहले उनके 25 से 30 सैनिक ही चलते थे। चाइना ने अभी कितने सैनिक इंप्लीमेंटेड कर दिए, वहां पे कितने सैनिक लगा दिए? 100 सैनिक लगा दिए। और इंडिया के कितने? 30 है। कई बार चाइनीज सैनिक क्या करते हैं, भारतीय सैनिकों के साथ में क्या कर लेते हैं? झड़प भी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। पहले कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो भारत के थे, चाइना ने स्वीकार भी किया था कि ये भारत के हैं, इस वजह से, लेकिन अभी उन पे वो क्या कर रहा है? अधिकार जता रहा है। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, वहां चाइना और इंडिया के बीच में क्या हो रही है, वहां पे थोड़ी सी क्या हो रही है, समस्या आ रही है। एक एक्ट है, उसका नाम बताते हैं आपको, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोऑपरेशन एक्ट। इसमें क्या होता है, दोनों देश मिलकर के क्या करते हैं, इस किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसको सुलझाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो बैठकें हो रही है वो इसके ऊपर क्या हो रही है, असफल होती जा रही है। अब बताते हैं आपको एलएसी के बारे में। एलएसी एक दिन मैंने बताया भी था, फिर भी बता देते हैं। इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जम्मू कश्मीर में भारत और किसकी सीमा तय करती है? भारत और चाइना के बीच में। लेकिन चाइना ने एलएसी से पार आकर के अक्साई चीन का एक क्षेत्र है हमारे देश का, उस अक्साई चीन के क्षेत्र को क्या करने की कोशिश की है? हड़पने की और उस पर अधिकार जताने की कर रही है, और भारत इसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अब आप कहेंगे इतना चाइना चिंतित क्यों है? चाइना इस वजह से चिंतित है, चाइना की कारण यह है कि चाइना, भारत ने क्या किया, बॉर्डर पे अभी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल विकास किया। वहां पे बीआरओ जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करके एक संस्था होती है, उस संस्था ने वहां पे क्या निर्माण करना शुरू किया? अच्छी सड़कें बनानी शुरू की है। अब आसानी से भारतीय सैनिक वहां क्या कर रहे हैं? पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से चाइना को क्या हो रहा है, इस चीज से उनको लग रहा है कि भारत क्या करेगा इस चीज में। दूसरा, हमारे जो संबंध है किसके साथ, हमारे पहले वाला कैमरा सही था सर, चलिए आज मैंने मोबाइल फोन चेंज किया है, इस वजह से शायद आपको समस्या आ रही है। चलिए आई होप अब सही है, कोई बात नहीं। अब देखिए चाइना को किस धर्म के मानने वाले लोग सर्वाधिक रहते हैं? बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, और वो भारत से गए हुए लोग हैं, ठीक है। और वहां पे चाइना में उइगर मुसलमान होता है, उइगर मुसलमान करके, उन उइगर मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा क्या होता है, शोषण होता है उनका वहां पे। तो बौद्ध धर्म के लोग ज्यादातर वहां पे भारत में, वहां पे कौन रहते हैं? चाइना में रहते हैं। भारत की वो एशिया का सुपर पावर बनना चाहता है, और वर्तमान में 2020 के बाद तो वो अमेरिका को हरा करके, अमेरिका को दबा करके क्या बनना चाहता है? कैमरा सही करो, आई थिंक कैमरा, चलिए आई होप कैमरा सही होगा, कैमरा परफेक्ट। देवीलाल चौधरी आपके साथ दिख रहा है। चलिए आप एक बार शेयर कीजिए ताकि और अपन क्या कर सके, इसके बारे में बात कर सकें। तो ये सारी बातें थी किसके बीच में, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो पड़ोसी देशों के बात में। लेकिन चाइना हमेशा से भी, एक तो उसका एक क्या चलता है, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट चलता है। उस प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है, वो पूरे विश्व को जोड़ रहा है। यानी भारत के जितने भी आस पड़ोस के देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, वहां का हबनन टोटा करके एक क्या है आपका बंदरगाह, उसको उसने क्या बनाना शुरू किया है, वहां पे अपना एयरपोर्ट बनाना शुरू किया है। म्यांमार में वो बना रहा है, नेपाल में बना रहा है, भूटान में बना रहा है, फिर ऊपर आए तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में बना रहा है, फिर उस तरफ से देखिए ईरान इराक, उधर भी वो काम कर रहा है। इस वजह से भारत चारों तरफ से उसको क्या करने वाला, भारत घिरने वाला है। इसको कहते हैं मोतियों की माला की, मोतियों की माला की नीति कहते हैं किसकी, चाइना की। और इसके थ्रू चाइना चाहता है कि भारत के ऊपर प्रेशर बने, और एशिया का सेकंड सुपर पावर भारत है, तो चाइना चाहता है कि ये मुझसे आगे नहीं निकल रहा है, इसके लिए क्या है ये बात चल रही है। चलिए अभी कैमरा सही है, थैंक यू। चलिए आप एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। आज आपने कम लोगों को जोड़ा है, उसके लिए पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप चलिए एक बार क्या कीजिए, और लोगों को क्या करिए, जोड़िए, ताकि हमारी क्या हो सके,
यहाँ पे बात हो सके। तो अपन बात किसकी कर रहे थे? चाइना की। अब अगर अपन बात करें, अग्रेशन इस वजह से हुआ, मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका का भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं। कैसे रिश्ते हैं? अभी अमेरिका ने 200 वेंटिलेटर दिए हैं भारत को, भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन दी है किसको? अमेरिका को। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप, उनका ट्वीट भी आया था, उन्होंने कहा अगर भारत और चाइना चाहते हैं कि उनका डिस्प्यूट क्या किया जाए, कम किया जाए, उसके विवाद को खत्म किया जाए, तो वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। ये सारी चीजें चाइना को क्या कर रही है? क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि कोई भी एशियन कंट्री अमेरिका के साथ में क्या करे, कॉम्बिनेशन करे, उनके साथ बातचीत करे। इस वजह से चाइना क्या हो रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। ये अपने बात कर दी किसके बारे में? भारत और चाइना के बारे में। अब थोड़ा सा चाइना से चलते हैं और कहां पे चाइना ऐसी गड़बड़ कर रहा है। तो चाइना एक कहां पे कर रहा है? हांगकांग के साथ में। चलिए एक बार शेयर कीजिएगा आप। हांगकांग के साथ भी चाइना की क्या चल रही है? थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। हांगकांग क्या है? चलिए, हांगकांग 1997 से पहले, 1997 से पहले ये ब्रिटेन के अधीन था। ब्रिटेन का मतलब क्या हुआ? इंग्लैंड के अधीन था हांगकांग। 1997 में इंग्लैंड ने ये जो देश है, ये देश किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। स्वतंत्र रूप से देश नहीं है ये, किसको दे दिया? चाइना को। और चाइना इसको, हांगकांग को क्या मानता है? स्क्रीन के दो भाग खाली है और एक भाग पर आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? कैमरा सही है। चलिए एक बार आप देखिए, मैं देखता हूं। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है? हांगकांग जो है वो किसके अंदर है? चाइना के अंदर ही एक क्या है? कंट्री है। तो उसको, वहां के हांगकांग लोगों को क्या मान सकते हैं हम? एक देश दो सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? वन कंट्री टू सिस्टम। वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब क्या हुआ? देश एक ही है लेकिन देश सिस्टम कितने? दो। चाइना के अंदर हांगकांग होगा, लेकिन हांगकांग खुद अपने क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। लेकिन अभी चाइना ने क्या किया, जिसको हम मेनलैंड चाइना कहते हैं, जो हांगकांग से अलग है, ताइवान भी उसका हिस्सा है और तिब्बत पे भी उसने अधिकार कर रखा है। तो जो वहां से जो नियम लागू होते हैं, वो अभी एक संसद है जो हमारे चाइना की, उसने क्या किया? एक नियम लिया है। उसमें अगर कोई भी हांगकांग का व्यक्ति विरोध करता है, किसी भी प्रकार की फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करता है सरकार, चाइनीज खिलाफ, सरकार के खिलाफ, या किसी प्रकार का विरोध जताता है चाइना के नियमों के खिलाफ, तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस लग सकता है और उसको कई सालों की क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। अभी कोविड-19 चल रहा है, तो चाइना ने इसका फायदा उठाया। कोविड-19 के नाम पर जो वहां पे विरोध हो रहे थे डेमोक्रेसी लाने के, उसके विरोधों को चाइना ने दबा दिया। और इसके अलावा हांगकांग के लोग मांग कर रहे हैं कि जो चाइनीज सरकार द्वारा ये जो व्यवस्था लाई गई है, चलिए लाइट कट गया लेकिन मैं कंटिन्यू रखता हूं, आई तो होप आपको थोड़ा मैं नजर आ रहा हूंगा। चलिए, तो चाइना द्वारा क्या किया जा रहा है? हांगकांग को इस चीज की क्या किया जा रहा है? उसके ऊपर, हांगकांग पर अधिकार किया जा रहा है। आर्टिकल है हांगकांग, अपने चाइनीज अगर संविधान की बात करें, आर्टिकल 18 क्या लिखता है? कि हांगकांग चाइना का भाग है। ये सही है, इसमें हांगकांग के लोगों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या कहां पर है? आर्टिकल 23 में, इसमें 18 में क्या लिखा हुआ है? अगर किसी भी प्रकार के हांगकांग की सुरक्षा संबंधित विवाद होंगे, अगर हांगकांग के किसी फॉरेन विदेशी मामलों से बातचीत करने की बात होगी, तो वो चाइना क्या करेगा? हैंडल करेगा। लेकिन समस्या क्या आई? चाइना ने वहां के लोगों के जो सुधार है उनको क्या नहीं करना शुरू किया है? स्वीकार किया है। क्योंकि हांगकांग के लोगों को यह भी अधिकार है कि वो चाइना के अगर नियमों को नहीं देखना चाहते हैं या नहीं लागू करना चाहते हैं, तो वो उसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। इस वजह से यहां पे चाइना और हांगकांग के बीच में विवाद चल रहा है। ये बहुत क्या था, कई दिनों से चल रहा था। जब कोविड-19 आया तो क्या हो गया था? फिर बंद हो गया था। ये चीज ध्यान रखनी। एक छोटा सा देश और है ताइवान, उसके ऊपर भी चाइना ने अधिकार कर रखा है और वो भी चाइना के अंडर में है। अब क्या हुआ? डब्ल्यूएचओ में हमारे हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, वो डब्ल्यूएचओ में क्या बने? मुखिया बने। लाइट लाइट है। चलिए, लाइट सबके कट चुका, फिर भी मैं आपको बात कर रहा हूं, आ जाएगी आई थिंक 1-2 मिनट में, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? कट करना। तो फिर क्या हुआ आपको बताते हैं कि ये जो चाइना ने जो विवाद शुरू किया, यहां पे आप एक बार देखिए कितनी मेहनत करके मैं आपके लिए क्लास लेके आता हूं। देखिए पसीना एंड मैंने टेम्परेरी लाइट की व्यवस्था की। प्लीज एक बार शेयर कीजिए, ठीक है? आपके लिए मेहनत करते हैं, हो सकता है मुझे भी फायदा हो रहा है उसमें, लेकिन आप सब भी एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़े, उन लोगों को क्या हो सके? फायदा हो सके, सबको भी फायदा हो सके। प्लीज एक बार आप शेयर कीजिए। चलिए, तो वहां पे हांगकांग के लोगों ने कई दिनों से विरोध कर रहे थे, छात्र विरोध कर रहे थे, लेकिन चाइना ने उसको दबा दिया। फिर आते हैं ताइवान पे। ताइवान का मतलब हुआ, उसमें ताइवान जो कंट्री है वो डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन बने? मैंने अभी बताया, डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है। अब चीन चाहता है कि भारत किसको? ताइवान को यूएनओ में एडवाइजरी क्या नहीं बनाए? एडवाइजरी सदस्य नहीं बनाए वहां पे। और यूएसए चाहता है, अमेरिका चाहता है कि वहां पे वो क्या बने? उसका एडवाइजरी सदस्य बने। यानी एक क्या बनता है? ऑब्जर्वर स्टेट बनता है, वो नहीं बने। ये तो कौन चाहता है? चाइना चाहता है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो बने। तो अभी भारत क्या करता है उस पर, वो आने वाले समय में देखा जाएगा। तो ताइवान को भी ये कर रहा है। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी क्या होता है? एक दुनिया में पूरे 4 महासागर हैं, उनकी बात करें, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। उसमें जो प्रशांत महासागर है, उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, उस दक्षिणी हिस्से में क्या है?
साउथ चाइना सी पड़ता है, यानी एक सागर पड़ता है जिसको हम दक्षिणी चीन सागर कहते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे द्वीप हैं, उन द्वीपों को लेकर के जापान और किसके बीच में, चीन के बीच में विवाद चलता है। तो इस वजह से अब चाइना कोविड-19 का फायदा उठाकर, बाकी देश तो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, चाइना वहां के छोटे छोटे द्वीपों पर अधिकार कर रहा है और अपने पोर्ट खड़े कर रहा है, अपने नेवल पोर्ट खड़े कर रहा है। इस चीज को लेकर के क्या चल रहा है, चाइना और पूरी दुनिया के साथ में विवाद चल रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई किसको लेकर के, चाइना को लेकर के। चाइना किस तरह से वहां पे क्या कर रहा है, पूरे ताइवान में विरोध हो रहा है, हांगकांग में विरोध हो रहा है, इंडिया में उसके खिलाफ इंडिया के सेनाएं क्या कर रही है वहां पे, अभी भारतीय सेना ने क्या वहां बहुत सारे और ट्रूप्स लेके गए ताकि इन देशों के बीच के विवाद को क्या किया जाके कम किया जा सके। चलिए अब अपन आते हैं एक दूसरे देश के बारे में, और वो देश है हमारा नेपाल। छोटा सा देश, भारत का पड़ोसी। एक दिन इसके बारे में बात भी की थी। अब आपसे मेरा सवाल है, आप मुझे आंसर दीजिए कि इस सवाल में आपको यह आंसर देना है कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सा जगह है जो विवादित है, किस स्थान की वजह से विवाद हुआ है, हाल ही में विवाद का विषय रहा है। स्थान का नाम बताना, ठीक है। मैंने जब पीछे वाली क्लास थी उसमें मैंने 2 जगहों के नाम बताए थे, उसको आपको ध्यान रखना है। एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। आज जितना हमने होप किया था, एक्सपेक्ट किया था, उतने लोग नहीं जुड़े। कोई बात नहीं, होता है कई बार, लेकिन फिर भी आप शेयर कीजिए ताकि 50 तो लग जाए अपनी आज की। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आपका सपोर्ट रहा, मुझे पता है। आप जितने लोग जुड़े हुए उसके लिए धन्यवाद। आपका सपोर्ट मुझे बना रहे, आप और भी जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए अपन बात करते हैं किसके बीच में, चाइना और नेपाल के, भारत और नेपाल के बीच में। आप उत्तर दीजिएगा क्या नाम है उसका। तो नेपाल, भारत ने क्या किया, लिपुलेख दर्रा एक उत्तराखंड में, उसके ऊपर टीआर से काला पानी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। काला पानी को लेकर के विवाद चल रहा है। काला पानी एक जगह है, काली नदी बहती है, उस काली नदी के पास में जो क्षेत्र उसको काला पानी कहते हैं, उसको लेकर के विवाद चल रहा है। जो भारत ने लिपुलेख दर्रे पे सड़क निर्माण शुरू किया तो नेपाल ने इसका विरोध बताया। क्यों शुरू किया है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर करके एक यात्रा जाती है, उस पर जाना जरूरी है। तो इसमें नेपाल ने कहा है कि जो भारत ने मैप जारी किया है, जो नक्शा जारी किया है, वो हमारे क्षेत्र को उसमें दर्शा रहा है और ये गलत है। तो इसका भारत ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सुगाली संधि के तहत काम कर रहे हैं और हमने जो मैप जारी किया है वो भारत का क्या है, सही मैप है और आप उसके अनुसार चलिए। तो इसके बीच में काफी अभी अपन समझते हैं कि नेपाल इतना क्यों अग्रेसिव हो गया है। इतने साल तो नेपाल बोलता नहीं था इतना काला पानी को लेकर के, बाकी चीजों पे, अभी इस वजह से हुआ है। नेपाल को चाइना का सपोर्ट है, इसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। इसको क्या समझिए, इस शब्द को क्या कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर। कोई भी देश अगर क्या करता है, दूसरे देश को हथियार बना करके या खुद क्या रहता है, इनडायरेक्ट वे से हैंडल करता है, दूसरे देश को उसका हथियार बना करके अगर क्या करता है, वॉर करता है। जैसे अभी चाइना क्या कर रहा है, नेपाल को हथियार बना रहा है। नेपाल के जो सरकार है उसको उकसा रहा है कि तुम भारत के खिलाफ बोलो, विवाद को खड़ा करो ताकि भारत के खिलाफ वो मजबूत हो सके। इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर। एक बार आप शेयर कीजिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज मेरा नहीं कटेगा, मैंने मोबाइल चेंज किया इसलिए आपको शायद कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी कटने वाला नहीं है। तो आप एक बार शेयर कीजिए। चलिए अब अगर बात करते हैं अपन, आई होप आप, इलेक्ट्रिसिटी को आज ही जाना था तो काफी पसीना वसीना हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, चाइना और नेपाल। अब उस वजह से, और जो विदेशी जो विपक्षी पार्टियां हैं चाइना की नेपाल की, वो भी इस मुद्दे को काफी उछाल रही है। देखो जब कभी भी सत्ता पक्ष कमजोर होता है तो विपक्ष को मौका मिलता है इस बात को उछालने का। तो नेपाल की जो विपक्षी पार्टियां वो भी काफी उछाल रही है। तो नेपाल की सरकार मजबूत हो गई ऐसे बयान देने के लिए भारत के खिलाफ, या खुद एक नया मैप जारी किया जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को दिखाया उन्होंने। इस वजह से भारत और नेपाल के बीच में, लेकिन नेपाल बेचारे का थोड़ा सा हमें नेपाल को समझना होगा। देखिए एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, नेपाल छोटा सा क्षेत्र है, पूरी चारों तरफ से उसका बॉर्डर जो है वो लैंड बॉर्डर है, पानी से उसका बॉर्डर नहीं लगता है, गरीब देश है। और भारत जो है, भारत ने हमेशा उसका सपोर्ट किया है, चाहे वहां पे उनको बांध बनाने हो, चाहे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके लिए भारत हमेशा सपोर्ट करता रहा है। कई बार तो नेपाल की पूरी 5 वर्षीय योजनाएं भारत ने संचालित की है। 5 वर्षीय योजना कहते हैं 5 साल की योजनाएं चलती है जिससे देश का विकास किया जाता है। जैसे भारत में 5 वर्षीय योजनाएं कब शुरू हुई अगर बात करें तो 1951 में शुरू हुई, 1956 तक पहली 5 वर्षीय योजना, फिर 56 से 61 तक दूसरी 5 वर्षीय, 61 से 67 तक तीसरी। ऐसे अगर बात करें तो 12 5 वर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। 2017 के बाद 5 वर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि नीति आयोग आने के बाद में ये योजनाएं समाप्त। तो कई बार तो नेपाल की 5 वर्षीय योजनाओं को भारत ने, पूरा पैसा भारत ने दिया है, ठीक है। और भारत बाकी देशों के देखें, अगर देखें पाकिस्तान के साथ देखें, अपन बांग्लादेश के साथ देखें तो भारत का बॉर्डर है, और अगर आपको बॉर्डर पार करना है, दूसरे देश में जाना तो आपको पासपोर्ट, वीजा ये सब चाहिए। लेकिन अगर आपको नेपाल जाना है, हमारे ट्रक जाते हैं नेपाल हमारे देश के, आप अगर कोई ड्राइवर आप में से है तो आपको पता होगा और बाकी लोगों को पता होगा, वहां किसी प्रकार का वीजा लाने की जरूरत नहीं है। नेपाल के बहुत सारे लोग बगैर किसी वीजे के क्या आ सकते हैं, भारत आ सकते हैं, बगैर किसी वीजे के, बगैर किसी पास के भारत आ सकते हैं। यानी हमारा पूरा ओपन बॉर्डर है, ये हम इतनी सुविधाएं देते हैं नेपाल को, और नेपाल के हजारों लोग, हम लाखों लोग हमारे देश में काम करते हैं, हम उनको रोजगार देते हैं। लेकिन नेपाल अभी क्या हो रहा है, चाइना का सपोर्ट लेकर के हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, आवाज उठा रहा है। इस बात को लेकर इंडिया का क्या है, कंसर्न है। जब नेपाल की एक और समस्या ये है, नेपाल इधर, इस तरफ चाइना, इस तरफ भारत, दोनों के बीच में, तो ये हमेशा सैंडविच बन जाता है। सैंडविच समझते हो, कभी देखा होगा, तो सैंडविच बन जाता है। मतलब इधर चाइना क्या, भारत क्या करता है, उसको क्या करता है,
उस चीज को क्या करता है, दबाता है कि भाई ये छोटा देश देख करके, उधर से चाइना दबाता है, तो ये छोटे छोटे देश बेचारे क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। इस वजह से ये आवाज उठा रहे कि काला पानी क्षेत्र हमारा है, आप हमसे छीनिए मत। लेकिन भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि काला पानी क्षेत्र और सुस्ता जो क्षेत्र है वो हमारी टेरिटरी है। इस कारण नेपाल और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। विवाद का कारण मैंने बताया लिपुलेख दर्रा, जरूर याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में है। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन से दर्रे पे सड़क बनाने के कारण भारत और नेपाल के बीच में विवाद हुआ, तो वो विवाद है आपका कौन सा, लिपुलेख दर्रे। इसके अलावा एक सवाल ये पूछा जाएगा भारत और चाइना के बीच में लद्दाख में कौन सी झील को लेकर विवाद है, वो आपने उत्तर नहीं दिया, मैं दे देता हूं, पोंगचोंग झील। कौन सी झील है, पोंगचोंग झील को लेकर। इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया इसलिए थोड़ा समस्या आ रहा है, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए, हम बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं जो टॉपिक, जैसे आज का मेरा फ्राइडे का टॉपिक, तो मुझे आज पूरा करना होता है, चाहे फिर पसीना आए कुछ भी आए, क्योंकि कल मेरा मटेरियल और आएगा। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन भर लिखना पड़ता है, फिर उसको याद रखना पड़ता है, आपके सामने पेश करना पड़ता है, तो आई नीड ओनली अ शेयर। आपसे मैंने रिक्वेस्ट ये रहता है कि आप एक बार शेयर कीजिए। आप जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड जो रोजाना मुझसे जुड़ते हो, आप अलग अलग ग्रुप्स में जुड़िए, ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, ताकि और लोग, तो ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी ये शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। आप समझिए इन चीजों को, कभी यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर लीजिएगा। आईएएस के एग्जाम में सवाल आते हैं यहाँ से, तो आप सोचिए, आरएएस आईएएस के एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आते हैं ऐसे सवाल, बड़े बड़े एग्जाम में सवाल आते हैं। छोटे मोटे एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछेगा पोंगसोंग झील क्या है, कोई और नहीं पूछेगा इन चीजों के बारे में। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई, 1951 में शुरू हुई, और वैसे 1927 में हुई थी। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो ये सोवियत संघ रूस से क्या लेके आए थे, इस व्यवस्था को लेके आए थे, रूस से हमने स्वीकार किया। पंचवर्षीय का मतलब क्या होता है, देश का 5 वर्ष का प्लान बनेगा, यानी 5 वर्ष के लिए हम प्लानिंग बनाएंगे कि 5 वर्ष पे शिक्षा पे कितना पैसा खर्च होगा, स्वास्थ्य पे कितना पैसा खर्च होगा, ऊर्जा पे कैसा कितना पैसा खर्च होगा, इसके अलावा हम बाकी चीजों पे, रक्षा विभाग पे कितना पैसा खर्च करेंगे, इसी को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना है, उसमें यह ध्यान रखा गया कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, किस चीज में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, यानी हम कैसे खाद्यान्न में आत्मनिर्भर, क्योंकि 1947 में आजादी हुई, बहुत गरीब थे, हमारी गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो पहली जरूरत यह थी कि लोगों को भोजन पहुंचे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे देश ने खाद्यान्न उत्पन्न किया और हरित क्रांति लेके आए 1956 में, अगर याद तो एम स्वामीनाथन। ये पूरा अलग टॉपिक है, अगर मैं इस पे जाऊंगा तो हमारा पूरा ये जो आज का मुद्दा ये भटक जाएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, फिर 1962 में क्या बनते हैं, औद्योगिक क्षेत्र का विकास ज्यादा होता है, फिर गरीबी हटाओ का नारा आता है, 1991 में एलपीजी आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीजें वो बताऊंगा। फिर 2017 में ये खत्म हो गई, 5 साल का प्लान और नीति आयोग जगह, वो चीजें मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। इस कारण पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन फिर से कभी क्या करके लेकर आएंगे। आप इस पसीने का तो आप क्या कर दीजिए, थोड़ा कर चुका दीजिए, ताकि और लोगों को शेयर कर दीजिए। अभी जुड़ रहे हैं तो और लोगों को भी जोड़िए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे नेपाल ने क्या कहा है कि आप हम जैसे छोटे कंट्री की थोड़ी सी बातों को समझिए, तो भारत को थोड़ा सा क्या करना चाहिए। हमारा देश हमेशा से, देखो हमारी अच्छी संस्कृति है कि हम किसी देश को क्या नहीं करते हैं, दबाते नहीं, सरप्रेस नहीं करते हैं। चाइना की तरह हर किसी के साथ पंगा नहीं लेते हैं। कोई देश अपना काम कर रहा है, शांति से विकास कर रहा है, तो ठीक है, उसे हमें विकास करने देना चाहिए। तो भारत को इस चीज को समझना चाहिए, और आई होप भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है वो खत्म होगा। भारत और चाइना के बीच जो काफी विवाद बढ़ चुका है वो भी क्या होगा, जल्दी खत्म होगा। अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहते हैं, ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उस पर हमला करो, उसे मारो, नहीं, वहां की आम जनता की कोई गलती नहीं है। देखिए, युद्ध अगर होता है, युद्ध में किसी का फायदा नहीं है, चाहे भारत का हो पाकिस्तान। देखिए, आप दुनिया के उदाहरण देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को उठा के देखिए, 1914 से 1919 में शुरू हुआ, क्या हुआ, क्या फायदा हुआ उस युद्ध से, कोई फायदा नहीं हुआ हमें। 1914 से 1919 के जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें लाखों लोग मारे गए, अरबों खरबों रुपए का खर्चा हुआ, और कुछ भी उसका फायदा नहीं हुआ। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हजारों लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग, लाखों का खर्चा, दुनिया में विवाद, देशों पर अधिकार किए गए, लोगों को मारा गया, क्या फायदा है। अगर एक आंख बदले दूसरी आंख लोगे, दुनिया अंधी हो जाएगी एक दिन। इसलिए अगर हमारे किसी देश के साथ अच्छे रिश्ते हैं, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ है, तो भी क्या होगा, हमारा देश विकास हो। एक लोग टफा नहीं फिलो सर, नहीं चलता है, कोई बात नहीं। मैं 1 घंटा बैठने की 4-4 3-3 घंटे बैठ सकता हूँ, ये तो 1 घंटे की बात है, कोई बात नहीं। आप जोड़िए और लोगों को जोड़िए, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। अभी आपको मैं एक कविता भी लिख के लाया हूँ आपके लिए, जो रोजाना लिखे। आज मैं कविता किसके लिए लिख के आया बताऊँ आपको, विद्यार्थी के ऊपर, यानी आपके ऊपर, जो विद्यार्थी क्या कर सकता है उसकी सिचुएशन। मैंने 4-5 लाइनें लिख पाया क्योंकि आज टाइम कम था। कल जो मैं क्या लेके आऊंगा आपके लिए और ज्यादा लिख के आऊंगा, ठीक है। तो चलिए अपन इस चीज को देखते हैं। देखिए, ये चीज मैं बताता हूं आपको कि ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी कटा, मैं छोड़ के चला जाऊं तो आप इतने लोग जुड़े हो, फिर कल नहीं जुड़ोगे कि ये तो ऐसो आराम वाली चीज, वो नहीं है। आप बगैर, मेरा मोबाइल का टॉर्च है, उससे हो जाएगा। आपको मैं स्पष्ट दिख रहा हूँ, शायद वो स्पष्ट नहीं दिख रहा, बताइएगा, मैं लाइट में कुछ करूंगा। लेकिन अभी इतना इलेक्ट्रिसिटी है तो हमें चलाना पड़ेगा। मेहनत कीजिए, जिंदगी में जब तक पसीना नहीं बहाओगे तब तक सफल नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। इस वजह से अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका सबसे परम कर्तव्य है
अंधेरे में, जहाँ पे प्रकाश में, जहाँ के मौका मिले पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, लाइफ में कुछ कीजिए ताकि आप क्या हो सके, सफल हो सके। तभी आपका जीवन क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। नहीं तो ये सारी चीजें यहीं की तरह। अपन देखिए हमारे माता पिता, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो इससे भी ज्यादा गर्मी में काम करते होंगे आई थिंक। जब खेत में काम कर रहे होंगे, कहीं पे मजदूरी कर रहे होंगे, जब अपन को पढ़ाने भेजते हैं तो शायद इससे भी ज्यादा पसीना बहता हो। ये तो छोटा सा पसीना, आप थोड़ी सी एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस पसीने का वही हमारा क्या हो जाएगा, मेरा प्रायश्चित, मैं बहुत उसको अच्छे से समझ लूंगा। चलिए, ये तो बात थी अपने नेपाल और किसके बीच में, नेपाल और आपके भारत के बीच में, और चाइना और नेपाल के बीच। हिम्मतराम जी, ग्रेट वर्क सर जी, थैंक यू, थैंक यू। आपकी अप्रिसिएशन, आपका प्यार मुझे बहुत हिम्मत देता है, मोटिवेशन देता है। मैं यहाँ बैठ पाता हूँ इतने घंटे इतनी गर्मी में, फिर भी। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं अब इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। इजराइल क्या है? इजराइल एक देश है, अगर आपने अभी सुना होगा, अभी उनके प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू। वो भारत के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। बेंजामिन नेतन्याहू उनके प्रधानमंत्री का नाम है। अब देखिए, दुनिया की आपको राजधानियां याद होनी चाहिए, उनके राष्ट्रपतियों का नाम याद होना चाहिए, उनके प्रधानमंत्रियों का नाम याद होना चाहिए, ताकि ये चीजें बहुत आगे काम आने वाली है। देखिए, आप में से ज्यादातर जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या अभी 12th पास किया है, या किसी कंपटीशन, कांस्टेबल की या टीचर की या पटवारी की, इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लाइफ में इनकी तैयारी करनी है, ये तो हमारा स्टेप है, इससे आगे बहुत जाना है। जितने भी लोग यहाँ जुड़ते हैं, मैं आशा करता हूं आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आरपीएससी, आरएएस, आईएएस और ऐसी चीजों की तैयारी कीजिए, ताकि आपकी लाइफ। और जीके जो मैं चीजें बताता हूं यहाँ पे, ये होता है करंट अफेयर, जनरल नॉलेज। ये आप ये मत सोचिएगा साइंस का स्टूडेंट हूं मेरे नहीं आएगी, या मैं किसी और सब्जेक्ट स्टूडेंट, सबके आती है, एग्जाम में ये आता है, ठीक है। तो इस चीज, इन चीजों को आप चलिए। हाँ, तो लोग बहन जेरूसलम, वेरी गुड, ये सही बात है। इनकी राजधानी जो है जेरूसलम है, इजराइल की, और उसको लेकर विवाद है फिलिस्तीन इसके बीच में, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बात करें इजराइल और फिलिस्तीन की, ये जो दोनों देश हैं, ये मध्य एशियाई देश हैं, यानी वेस्ट एशियन कंट्रीज है, यानी पश्चिमी देश है, जो भारत से पश्चिम में पड़ते हैं। इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध है, क्योंकि इजराइल से तेल आता है, वो भी भारत को मिलता है। डेजर्ट एरिया, जैसा हमारा डेजर्ट है, यानी हमारा रेगिस्तान, वैसा के वैसा वहां पे भी क्या है, रेगिस्तान है। तो अभी क्या हुआ, विवाद क्यों हुआ है? इजराइल ने क्या किया है, जो फिलिस्तीन के कुछ एरियाज हैं, जैसे जॉर्डन वैली करके एक जगह है, वेस्ट बैंक करके एक जगह है, गाजा पट्टी करके एक जगह है, उसके ऊपर उसने, इजराइल ने उस पर अधिकार कर लिया है। और फिलिस्तीन के जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री मोहम्मद अब्बास, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक क्या हुआ था, ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, एक संधि हुई थी 1993, 94, 95 में इन दोनों देशों के बीच में, और फिलिस्तीन ने कहा इजराइल उस संधि को तोड़ रहा है, उसने उन शर्तों को तोड़ रहा है, इस वजह से इनके बीच में विवाद हुआ। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल जो है वो पहले, देखिए मेहनत को देखिए, लाइट आ गई, अब आपको पसीने से मुझे निजात मिल जाएगा, आपको अच्छे से दिख रहा हूंगा मैं, आई होप आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं। चलिए अब बात करें, थोड़ा फिलिस्तीन को पूरा कर लेते हैं, फिर अपन क्या कर लेंगे, रैप अप कर लेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, अगर मैं भाग भी जाता तो भी आपको ये सारी चीजें नहीं जान पाते, तो एक बार आप शेयर कीजिए, ठीक है, और लोग जोड़िए, कोई बात नहीं। चलिए अपन बात करते हैं आगे। तो अभी इजराइल जो आपका है, इजराइल और क्या चीज चल रही है कि जो 1947 में जब ये देश आजाद हुए थे, 1947 में आजाद हुए थे, तब यूएनओ में इसकी बैठक हुई। यूएनओ का मतलब क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें इस विवाद को लेके जाया गया, और उस विवाद में यह कहा गया कि इन दो देशों के साथ क्या किया जाए, यानी इन देशों विवाद को कैसे समाप्त। तब यूएनओ ने यह कहा कि ऐसा करते हैं, टू नेशन थ्योरी रखते हैं, यानी इन दो देश बना देते हैं इनसे, एक इजराइल अलग कर लेते हैं और एक फिलिस्तीन अलग कर लेते हैं। तो इस बात पे क्या हो गया, बात बन गई। फिर क्या होता है, जब अलग किया गया तो जो फिलिस्तीन है वो मुस्लिम कंट्री बन गया, कैसा, मुसलमान रहेंगे वहां पे, और जो आपका कौन सा इजराइल है वो ज्यूइश कंट्री बन गया, यानी वहां पे कौन रहेंगे, यहूदी रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, आप जोड़िए एक बार प्लीज, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में विवाद होने लगे। और विवाद किसका, इजराइल ने हमेशा क्या किया, उसके ऊपर अधिकार करने की कोशिश की। क्या किया उन्होंने जो जैश लोग हैं, ये जो उनके यहूदी लोग हैं, उनको उनके एरिया में क्या करना शुरू किया, डिप्लॉय करना शुरू किया, उनका गलत तरीके से वहां पे उनको बसाना शुरू कर दिया, ताकि इजराइल उस पर अधिकार कर ले। अभी हाल ही में क्या किया इजराइल ने, जो उनकी फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम है उसके ऊपर अधिकार कर लिया, किसकी सहायता से, यूएसए की सहायता से। देखिए, ये जो विकसित देश होते हैं ये बड़ा गेम खेलते हैं छोटे छोटे देशों के साथ में। अमेरिका इजराइल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और फिलिस्तीन के खिलाफ क्या करता है, जेरूसलम पर अधिकार करके। अब जेरूसलम किसकी राजधानी बना दी गई है, इजराइल की, किसकी इच्छा के खिलाफ, वहां के फिलिस्तीन के लोगों की इच्छा के खिलाफ। इसके अलावा एक वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के 3 भाग कर रखे हैं। चलिए एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। आज हमारा 50 हुआ, लेकिन अच्छा रिस्पांस आपका रहा, लेकिन फिर और लोगों को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मैं और बातें कर सकूं, आपके यहाँ घंटे तक बैठ सकूं। नहीं तो बैठना मुश्किल हो जाता, आप जानते हो कम लोगों के सामने
जब स्टूडेंट चीजें हम नहीं जोड़ पाते हैं अच्छे से। 3 क्षेत्रों में एरिया फर्स्ट जो है वो फिलिस्तीन के अंडर आता है, एरिया सेकंड इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के अंडर में आता है, वेस्ट बैंक का। वेस्ट बैंक एक जगह है, ठीक है, जैसे अपन भारत का कोई राज्य ले ले वैसे कोई जगह है, ठीक है, और वैसे तीसरा जो हिस्सा वो इजराइल के अंडर में आता है। अब इजराइल क्या कर रहा है, जो फिलिस्तीन वाला एरिया उस पर अधिकार कर रहा है, एक जॉर्डन वैली करके, वैली का अर्थ क्या होता है, घाटी है, एक पतली सी जगह है दोनों देशों के बीच में, उस पर इजराइल क्या कर रहा है, अधिकार कर रहा है। इस कारण फिलिस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद अब्बास, उन्होंने कहा है कि ये इजराइल की गलत नीति है और उनको जो क्या है ऑस्लो अकॉर्ड था उसको मानना चाहिए, उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देखिए दुनिया में क्या चल रहा है ये जानिए आप। भारत चाइना के बीच में चीजें चल रही है, फिलिस्तीन इजराइल के बीच में चीजें चल रही है, इराक अमेरिका के बीच में चीजें चल रही है, सऊदी अरब रसिया के बीच में चीजें चल रही है। तेल के प्राइस क्यों कम हो गए उसका रीजन भी कभी बताएंगे आपको। तेल के प्राइस हुए हैं, सऊदी अरब रूस के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। इस वजह से क्या हुआ है, इन दोनों देशों के बीच में विवाद की वजह से क्या हुआ है, तेल की गिरावट आई है। उनके पास जो स्टॉक है उन्होंने बचा के रखा है, वो कभी मैं डिटेल में उसके ऊपर क्या लेके आऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा अगर करंट में कुछ ऐसा हुआ। चलिए ये तो बात की इजराइल और किसके बारे में, आपके फिलिस्तीन के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ी सी इजराइल और ईरान के बारे में। ईरान देश है, आप जानते हो पीछे ईरान और बीच में अमेरिका के बीच में काफी विवाद भी हुआ था। तो इजराइल और ईरान के बीच में क्या समस्या है, इजराइल और ईरान दोनों क्या है, ये जो अब मैं नाम बता रहा हूं अभी जिन देशों का, उनका नाम याद रखिएगा। वो देश क्या करते हैं, इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, ओमान, कजाकिस्तान, ये जितने भी देश हैं, किर्गिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, इन देशों के पास में क्या है, यहाँ पे एक रेगिस्तान पड़ता है, अरब का रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत ज्यादा तेल निकलता है। सऊदी अरब ले लो, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ले लो, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ले लो, ये ऐसे देश हैं जहां बहुत ज्यादा तेल निकलता है और भारत इन्हीं देशों से तेल लाता है। भारत का क्या है, इन्हीं देशों से तेल का आयात करता है, भारत खरीदता है, ठीक है, दूसरे क्योंकि भारत में क्या तेल की बहुत कमी है, इसीलिए हमारा तेल 80 से 90 रुपए होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमें इन देशों से खरीदना पड़ता है। अगर अब इन देशों के बीच में विवाद चल रहा है, इन देशों की राजनीति चल रही है, तो हमें जो तेल मिलेगा उसमें समस्या आएगी। इसका ये चीज हमसे जुड़ी हुई है, इजराइल और किसका, ईरान का विवाद। अभी इजराइल और ईरान का क्या विवाद है, इजराइल और ईरान के बीच में जो विवाद है वो है साइबर अटैक को लेकर के। प्रॉक्सी वॉर चलता है, इजराइल पर ईरान ने कभी सीधा हमला नहीं किया, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से दूसरे देशों के सहयोग से क्या कर रहा है, उनके ऊपर क्या करने, प्रॉक्सी वॉर, उसे नुकसान पहुंचाने की क्या करता है, कोशिश कर रहा है। अभी कोविड-19 की वजह से साइबर अटैक होते हैं। साइबर अटैक का मतलब क्या होता है, यानी जैसे मान लो पूरा देश चल रहा है, कुछ देश की क्या होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहेंगे, आधारभूत ढांचा होता है। जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम, पूरा बैंक जो जुड़े हैं उसमें जितना पैसा हमारे देशों का, वो हमारा बैंकिंग सिस्टम किस में आता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आता है। हमारे जितने भी क्या बने, न्यूक्लियर पावर प्लांट बने जहां से लाइट बनती है, अभी आपने विशाखापट्टनम में उदाहरण बताया मैंने आपको, वैसे जो हमारे पावर प्लांट है वो हमारी सेनाएं, हमारे जो रक्षा विभाग के आर्म्स और एमिनेशन जहां रखे हुए, हमारे हथियार जहां रखे हैं, वो वाली जगह, इसरो जैसे संस्थान, इसके अलावा एयरपोर्ट है, इसके अलावा जहां से पानी की सप्लाई होती है, ये हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत ढांचा होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे बैंक है, बैंक में हमारे देशों का लाखों करोड़ों अरबों रुपए पड़ा है। एक बटन से अगर कोई व्यक्ति हैकर है और वो क्या कर लेता है, कंप्यूटर का बैंक का कंप्यूटर हैक कर लेता है और सारा पैसा निकाल लेता है, इसको कहते हैं साइबर अटैक। यानी किसके थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू क्या करना, अटैक करना और फिर उसको क्या कर लेना, वहां से पैसे निकाल करके कहीं और लगा देना। हमारे देश का ये होता है। जैसे रक्षा मंत्रालय हमारे देश का, ठीक है, अब रक्षा मंत्रालय मतलब तीनों सेनाओं की जानकारी जा रही है जीपीएस के थ्रू, सेना को हम क्या देते हैं, गाइड करते हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने क्या फैसला लिया, हमारे कट कहां मत रे मनीष जादिए, क्या लिखा भाई साहब, ऐसे आप इनको ब्लॉक कीजिए, कोई बात नहीं। अब चलिए देखते हैं अपन, ये देखिए आगे बात करें अपन, तो यहां से क्या होता है, वो हमारा रक्षा जो मंत्रालय जो है वो क्या करता है, इस चीज के जुड़ नहीं पाएगा अगर, तो जब वो नहीं जुड़ पाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अब इजराइल की समस्या है कि ईरान क्या कर सकता है, ऐसा कर सकता है कि उसके साइबर अटैक कर सकता है। इस कारण ईरान ने उसकी सिक्योरिटी इजराइल ने क्या किया, सिक्योरिटी को मजबूत किए। अभी इसमें क्या हो, प्रॉक्सी वॉर में क्या होगा, ईरान और इराक के बीच में पहले से ही ईरान और इजराइल के बीच में पहले से ही ये क्या करती रही है, चीजें चलती रही है। उन चीजों में क्या है, ईरान ने पहले इजराइल की वाटर सप्लाई रोक दी थी। एक यहां पे वाटर स्ट्रेट याद रखनी है आपको, एक जल संधि याद रखनी है। जल संधि किसे कहता है, पानी का एक क्षेत्र होता है, समुद्र में से अगर कोई पानी का जहाज निकलता है तो उस जहाज से उसको उन्होंने क्या किया, होमरूज जल संधि है उसको उन्होंने रोक दिया है। तो इससे क्या होगा, इजराइल का दूसरे देशों के साथ जो क्या होता है, व्यापार होता है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इस वजह से भी क्या हो रहा है, काफी विवाद हो रहा है। किसके बीच में, इजराइल और इसके आपके किसके बीच में, आपके ईरान के बीच में। अभी भारत में क्या है, अगर ऐसा कहीं भी साइबर अटैक हो जाए तो भारत में कौन काम करता है, एक संस्था काम करती है, उसका नाम याद रखना, NCIIPC, नेशनल
क्रूशियल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट ये काम करता है। और इस एक्ट में क्या होता है कि इसमें हमारा अगर किसी देश का हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग, रक्षा मंत्रालय, इनके ऊपर अटैक नहीं हो, इसको रोकने के लिए काम करते हैं। ये सारी चीजें हमने आज किसके बारे में बातें की, जियोपॉलिटिक्स चीजों के बारे में बातें की। आज तक आई थिंक काफी टाइम हो गया आज। चलिए और चीजें आप कल से और आइए और क्या कीजिए, चीजों को शेयर कीजिए। चलिए अभी आपको हमारी कविता सुना दें, अगर आपको पसंद हो तो। मैंने 2-4 लाइनें लिखी है विद्यार्थी पे, कल और लिख के लेके आऊंगा, ठीक है। आप पे है, जो विद्यार्थी वर्ग जो मुझसे जुड़ा हुआ है, आपके संघर्ष को लिख कर है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, उस चीज को समझना है। मैं लाइनें लिखता हूं दिन में, लेकिन क्या होता है बहुत ज्यादा मटेरियल याद करना पड़ता है, तो फिर उन लाइनों को मैं देख के थोड़ा बोलूंगा, तो आप ये मत सोचना कि इनकी नहीं है, किसी और की, मेरी ही लिखी हुई है, लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें मैं पूरा क्या कर सकता हूं, उसको चीज ध्यान से क्या नहीं कर पाता हूं, देख नहीं पाता हूं। चलिए अब चलते हैं आपके कविता की तरफ, आपको कविता सुनाते हैं, क्या लिखी मैंने। चलिए अब कविता सुनिए। ए विद्यार्थी तू थोड़ा संभल। विद्यार्थी को है, जो विद्यार्थी है उसके लिए, ठीक है। आप बताइएगा लास्ट में कैसी मेरी कविता। कल इसको मैं, कल नहीं, ये 5-6 दिन में पूरी होगी, बहुत बड़ी लंबी लिखूंगी। पूरा विद्यार्थी जीवन में आपके सामने कविता में मेरे शब्दों में पिरो के पेश करूंगा, और आप उससे प्रेरणा जरूर लेना और अपनी जिंदगी में उसको जरूर इंप्लाई करना, आपको बहुत काम आने वाली ये कविता, ठीक है। बहुत अच्छी कविता, आप एक बार सुनिए और लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी कविता कैसी है। चलिए। ए विद्यार्थी तू थोड़ा संभल, मेहनत के इस मर्म को समझ। किस, पहले मैं सुना दे फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ए विद्यार्थी तू थोड़ा संभल, मेहनत के इस मर्म को समझ। मैं जानता हूं तेरी राह बहुत मुश्किल है। तू जानता है तेरी मंजिल बहुत दूर है। फिर क्यों थक के बैठ गया यहाँ, ये तेरा अंत नहीं आरंभ है। ए विद्यार्थी तू थोड़ा संभल, मेहनत के इस मर्म को समझ। अच्छा, उठ हिम्मत कर, चल मेरे साथ शब्दों की इस दुनिया में, जहां हर समस्या का हल बहुत सहज है। ए विद्यार्थी तू थोड़ा संभल, मेहनत के इस मर्म को समझ। चलिए, ये 4 लाइनें आज मैं लिख पाया, क्योंकि अभी क्या कविता लिखने में, शब्दों को पिरोने में बहुत टाइम लगता है, और मेरे पास इतना दिन में टाइम नहीं होता। मैं खुद की कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, वो तैयारी करता हूँ। उसके बाद मैं खुद आपके लिए जो मटेरियल, जो इतना चाइना के बारे में, इजराइल, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखनी पड़ती है, याद करके आपके लिए लानी पड़ती है। वो चीज़ें मैं याद करके लाता हूँ। फिर मेरा ऑनलाइन क्लास भी आता है यूट्यूब पे, वो क्लास मैं लाइव करता हूँ। तो इन चीज़ों की वजह से मेरा जो ये 4-5 लाइनें लिख पाता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा देख के लिए बोलना पड़ता है। बाकी ये जो मेरी खुद की लाइनें, आप बताइएगा कैसी रही। चलिए जल्दी से बताइएगा कैसी रही मेरी ये लाइनें। फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, विद्यार्थी को लेकर ये पूरी अपनी एक सीरीज आएगी इसकी, ठीक है। 5-10 दिन तक मैं इसकी सीरीज लेके आऊंगा। उस सीरीज में हम अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे, किस तरह से आपको संघर्ष करना है। अगर आप विद्यार्थी है तो आपको जो समस्या आती है उनको मैं शब्दों में पिरो के आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए सुनिए आप। ए विद्यार्थी, यानी किसको संबोधित किया जा रहा है यहाँ पे, विद्यार्थी को। तू थोड़ा संभल का मतलब क्या हो गया, जो जिन चीजों से तू भटक गया है, पढ़ाई से भटक गया है, सोशल मीडिया पे, किताबों को पढ़ना छोड़ दिया है, और चीजों पे तेरा ध्यान गया है, तो थोड़ा संभल जा। ए विद्यार्थी तू थोड़ा संभल, मेहनत के इस मर्म को समझ। यानी मेहनत क्या चीज है, किस तरह से मेहनत करके आप सफल हो सकते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग आपको कहते हैं कि नौकरी ऐसे नहीं लगती है, सपोर्ट से लगती है, वैसे लगती है। ऐसा नहीं है। आप मेहनत के इस मर्म को, मर्म मतलब दर्द, यानी मर्म, इसका उद्देश्य क्या है मेहनत का, उसको समझ। मेहनत के इस मर्म को समझ। मैं जानता हूं तेरी राहें मुश्किल है, यानी मैं जानता हूं कि तेरे को बहुत लंबा जाना है, बहुत कुछ याद करना है, बहुत कुछ कंपटीशन में, बहुत सारे लाखों लोगों से तेरा कंपटीशन होगा, उनसे लड़ना है। तेरे को बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छे घर से नहीं है तो फिर भी पढ़ना है, काम करके भी पढ़ना है, और चीजें भी बहुत सारी समस्याएं। मैं जानता हूं तेरी राह बहुत मुश्किल है, तू जानता है तेरी मंजिल बहुत दूर है। आप भी ये जानते हो, अगर एक विद्यार्थी, आप भी जानते हो मंजिल बहुत दूर है, तो आप क्या करते हो, यहीं थक के बैठ जाते हो कि बैठ जाते हैं, नहीं अपने से नहीं होगा, कोई और काम करते हैं, ये चीजें नहीं होती है। तो इसलिए तू जानता है तेरी मंजिल बहुत दूर है, फिर क्यों थक के बैठ गया यहाँ, क्यों बैठ गया, ये तेरी मंजिल नहीं है, यहाँ पे तेरे को तेरा उद्देश्य पूर्ण, ये तो सफर है, इसको तुझे अभी बहुत दूर जाना है, कंकरीले पत्थरीले चीजों पर चलते हुए, मंजिल बहुत दूर है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर क्यों थक के बैठ गया यहाँ, ये तेरा अंत नहीं आरंभ है, यानी यहाँ से तो तेरी शुरुआत हुई है, बहुत दूरी है, वहां तक पहुंचना है आपको। उठ हिम्मत कर, चल मेरे साथ शब्दों की इस दुनिया में, जो मैंने शब्दों की दुनिया बनाई है उसमें मेरे साथ चल, वहां बहुत अच्छी चीजें हैं, वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चल, उठ हिम्मत कर, चल मेरे साथ शब्दों की इस दुनिया में, जहां हर समस्या का हल बहुत, शब्दों की दुनिया में चलेगा तो कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का हल बहुत सहज है। ए विद्यार्थी तू थोड़ा संभल,
मेहनत के इस मर्म को समझ, मेहनत के इस मर्म को समझ। चलिए, अब लाइट भी चली गई, अब आई थिंक मुझे भी चलना चाहिए। फिर आप काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन किया आपने, बहुत काफ़ी लोगों को जोड़ा। आप, आई होप आपको मेरी कविता बहुत पसंद आई। आप अरे बहुत है मेरे पास, एक एक खिलजी। क्या है आपके पास कविताएं? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम भी सुन लेंगे, कोई बात नहीं। आपका अपना टैलेंट है तो आप जरूर पेश कीजिए यहाँ पे। चलिए, अभी काफ़ी लाइट चले गया तो फिर अपन बात करते हैं, कल मिलते हैं। कल आप मुझे वादा कीजिए कि आज जितने लोग जुड़े, कोई बात नहीं, मैं आज चलाऊंगा, लेकिन कल आप इससे अधिक लोग जोड़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये मुझसे प्रॉमिस करके जरूर जाइएगा, और मैंने जो पसीना बहाया उसका आप मुझे कर जरूर अदा कीजिएगा। यही मेरा आपका रहेगा। अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए, जीवन में सफल बनिए, यही मेरी दुआ है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, गुड नाइट।